कॉल बेल की आवाज़ सुनकर दिनेश ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने बताया कि वह अमित से मिलना चाहती है। औरत को वहीं रोककर दिनेश अमित को बताने चला गया, साहब, दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। दिनेश ने अमित से कौन है? अमित ने पूछा। मैं नहीं जानता साहब, लेकिन देखने में भली लगती है, दिनेश ने जवाब दिया। बुला लो उसे, देखे किस काम से आई है, अमित ने कहा। दिनेश उस औरत को अंदर बुला लिया। अमित उसे देखते ही हैरत से बोला, अरे सुनीता, तुम हो? कहो, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। सुनीता सोफे पर बैठते हुए बोली, बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढ पाई हूँ। एक तुम हो जो इतने दिनों से इस शहर में हो, पर मेरी याद नहीं आई। तुमने कहा था कि जब कानपुर आओगे तो मुझसे मिलोगे, मगर तुम तो बड़े साहब हो, इन सब बातों के लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है। सुनीता, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं हाल ही में कानपुर आया हूँ। ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी तक तो मैं इस शहर को ठीक से देखा भी नहीं है। अब छोड़ो इन सब बातों को, पहले यह बताओ कि मेरे यहाँ आने की जानकारी तुम्हें कैसे मिली, अमित ने सुनीता से पूछा। मेरे पति संजय से, जो तुम्हारे ऑफिस में ही काम करते हैं, संगीता ने चहकते हुए बताया। तो संजय जी हैं तुम्हारे पति? मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वह मेरे ऑफिस के अच्छे वर्कर हैं, अमित ने कहा। अमित के ऑफिस जाने का समय हो चुका था, इसलिए सुनीता जल्दी ही अपने घर आने की कहकर लौट गई। ऑफिस के कामों से फुर्सत पाकर अमित आराम से बैठा। उसके मन में अचानक सुनीता की बातें आ गई। 5 साल पहले की बात है। अमित अपनी दीदी की बीमारी के दौरान उसके घर गया था। वह इंजीनियरिंग का इम्तिहान दे चुका था। सुनीता उसकी दीदी की ननद की लड़की थी। उसकी उम्र 18 साल की रही होगी। देखने में वह अच्छी थी। किसी तरह वह 10वीं पास कर चुकी थी। पढ़ाई से ज़्यादा वह अपने आप पर ध्यान देती थी। सुनीता दीदी के घर में ही रहती थी। दीदी की लंबी बीमारी के कारण अमित को वहाँ तकरीबन 1 महीने तक रुकना पड़ा। जीजा जी भी दिन भर ऑफिस में रहते थे। घर में दीदी की बूढ़ी सास थी। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर तो कमज़ोर था, पर नज़रें काफ़ी पैनी थी। अमित ऊपर के कमरे में रहता था। अमित को समय पर नाश्ता व खाना देने के साथ साथ उसके ज़्यादातर काम सुनीता ही करती थी। सुनीता जब भी खाली रहती तो ज़्यादा समय अमित के पास ही बिताने की कोशिश करती। सुनीता की बातों में कीमती गहने, साड़ियाँ, अच्छे घर व आधुनिक सामानों को पाने की ख्वाहिश रहती थी। उसके साथ बैठकर बातें करना अमित को अच्छा लगता था। सुनीता भी अमित के करीब आती जा रही थी। वह मन ही मन अमित को चाहने लगी थी, लेकिन दीदी की सास दोनों की हालत समझ गई और एक दिन उन्होंने दीदी के सामने ही कहा, अमित, अभी तुम्हारी उम्र कैरियर बनाने की है। जज्बातों में बहकर अपनी ज़िंदगी से खेलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। दीदी की सास की बातें सुनकर अमित को अपराध बोध का एहसास हुआ। वह कुछ दिनों के बाद ही दीदी के घर से वापस आ गया। तब तक दीदी भी ठीक हो चुकी थी। 1 साल बाद अमित गैजेटेड ऑफिसर बन गया। इस बीच सुनीता की शादी तय हो गई। जीजा जी शादी का बुलावा देने घर आए थे। लौटते समय वे शादी के कामों में हाथ बटाने के लिए अमित को साथ ले गए। दीदी के घर में शादी की चहल पहल थी। एक शाम अमित घर के पास बाग में ही यूं ही टहल रहा था। तभी अचानक सुनीता आई और बोली, अमित, समय मिल जाए तो कभी याद कर लेना। सुनीता की शादी हो गई और ससुराल चली गई। अमित ने भी शादी कर ली। आज सुनीता अमित के घर आई तो अमित ने भी कभी सुनीता के घर जाने का इरादा कर लिया, पर ऑफिस के कामों में बिजी रहने के कारण वो चाह कर भी सुनीता के घर नहीं जा सका। मगर सुनीता अमित के घर अब रोज़ आने लगी। कभी कभी सुनीता अमित के साथ उसके लिए शॉपिंग करने स्टोर चली जाती। स्टोर का मालिक अमित के साथ सुनीता को भी खास दर्जा देता था। एक आध बार तो ऐसा भी होता था कि अमित की गैर हाजिरी में सुनीता स्टोर में जाकर अमित व अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाती, जिसका भुगतान अमित बाद में कर देता। अमित सुनीता के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। सुनीता अमित को खाली समय का एहसास नहीं होने देती थी। एक दिन सुनीता अमित को साथ लेकर साड़ी की दुकान पर गई। अमित की पसंद से उसने 3 साड़ियाँ पैक कराई। काउंटर पर आकर साड़ी का बिल लेकर अमित को देती हुई चुपके से बोली, अभी तुम भुगतान कर दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी।
अमित ने बिल का भुगतान कर दिया और सुनीता के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी थोड़ी दूर में चली थी कि सुनीता ने कहा, जानते हो अमित, संजय जी के चाचा की लड़की की शादी है। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं है, इसलिए मुझे नई साड़ियाँ लेनी पड़ी। मेरी शादी में माँ ने वही पुराने ज़माने वाला हार दिया था जो टूट पड़ा है। शादी में पहनने के लिए मैं एक अच्छा सा हार लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, पैसे की इतनी तंगी है कि चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती थी कि तुमसे पैसा उधार लेकर एक हार ले लूँ, बाद में मैं तुम्हें पैसा लौटा दूँगी। अमित चुपचाप सुनीता की बातें सुनता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था। उसे चुप देखकर सुनीता ने पूछा, अमित, तो क्या तुम चल रहे हो ज्वेलरी के दुकान में? तुम कहती हो तो चलते हैं, ना चाहते हुए भी अमित ने कहा। सुनीता ने ज्वेलरी की दुकान में 15,000 का हार पसंद किया। अमित ने हार की कीमत का चेक काटकर दुकानदार को दे दिया। फिर दोनों वापस आ गए। अमित को सुनीता के साथ समय बिताने में एक अनोखा मज़ा मिलता था। आज शाम को उसने रोटरी क्लब जाने का मूड बनाया। वह जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी सुनीता आ गई। सुनीता काफ़ी सजी सवरी थी। उसने साड़ी से मैच करता हुआ ब्लाउज़ पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को काफ़ी सलीके से सजाया था। उसके होठों की लिपस्टिक व माथे पर लगी बिंदी ने उसके रूप को काफ़ी निखार दिया था। देखने से लगता था कि सुनीता ने सजने में काफ़ी समय लगाया था। उसके आते ही परफ्यूम की खुशबू ने अमित को मदहोश कर दिया। वह कुछ पलों तक ठगा सा उसे देखता रहा। तभी सुनीता ने अमित को फिल्म के 2 टिकट देते हुए कहा, अमित, तुम्हें आज मेरे साथ फिल्म देखने चलना होगा। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अमित सुनीता की बात को टाल ना सका। वह सुनीता के साथ फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखते हुए बीच बीच में सुनीता अमित से सट जाती, जिससे उसके उभरे अंग अमित को छूने लगते। फिल्म खत्म होने के बाद सुनीता ने होटल में चलकर खाना खाने की इच्छा जाहिर की। अमित मान गया। खाना खाकर होटल से निकलते समय रात के 1:30 बज रहे थे। अमित ने सुनीता को उसके घर छोड़ने की बात कही तो सुनीता ने उसे बताया कि चाची की लड़की का तिलक आया है, उसमें संजय भी गए हैं। वह घर में अकेली ही रहेगी। रात काफ़ी हो चुकी है, इतनी रात को गाड़ी से घर जाना ठीक नहीं है। आज रात वह उसके ही घर पर ही रहेगी। अमित सुनीता को साथ लिए अपने घर आ गया। वह उसके लिए अपना बेडरूम खाली कर खुद ड्राइंग रूम में सोने चला गया। वह काफ़ी थक चुका था, इसलिए दीवान पर लुढ़कते ही उसे गहरी नींद आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक अमित को अपने ऊपर बोझ का एहसास हुआ। उसकी नाक में परफ्यूम की खुशबू भर गई। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा कि सुनीता उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसने सुनीता को हटाया तो वह उसके बगल में बैठ गई। अमित ने देखा कि सुनीता की आंखों में अजीब सी प्यास थी। मामला समझकर अमित दीवान से उठकर खड़ा हो गया। बेचैनी की हालत में सुनीता अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोली, सालों बाद मैंने यह मौका पाया है अमित, मुझे निराश न करो। लेकिन अमित ने सुनीता को लताड़ते हुए कहा, लानत है तुम पर सुनीता, औरत तो हमेशा पति के प्रति वफादार होती है और तुम हो जो संजय को धोखा देने पर तुली हुई हो। तुमने कैसे समझ लिया मेरा चरित्र तिनका का बना है जो हवा के झोंकों से उड़ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरी बीवी की अमानत है, इस पर केवल उसी का हक बनता है। मैं इसे तुम्हें देकर उसके साथ धोखा नहीं करूँगा। सुनीता, होश में आओ। सुनो, औरत जब एक बार गिरती है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है। अपनी बात कहते हुए अमित ने सुनीता को अपने कमरे से बाहर करके दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह देर से उठने के बाद अमित को पता चला कि सुनीता तो तड़के ही वहाँ से चली गई थी। अमित ने अपनी समझदारी से खुद को तो गिरने से बचाया ही, सुनीता को भी भटकने नहीं दिया। मेरी कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।